और यहीं से गति का द्वितीय नियम, तो अगर आपने सुना होगा न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम तो किसका है, जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। और द्वितीय नियम ये संवेग संरक्षण का नियम भी है, सॉरी संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि बल के मान को बताता है। ये संवेग में परिवर्तन की दर से संबंधित है और यही किसके बराबर होता है, बल के बराबर। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बल का नियम होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सिंपल याद करने वाली बात है और कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट है, एक 5 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु 10 पर 100 डाइन का बल लग रहा है और वो 10 सेकंड तक लगता है, तो वस्तु में उत्पन्न वेग क्या होगा। वेग पूछा आपसे, और एक वस्तु 5 ग्राम की दर की, सिंपल सा। तो वेग इसका मतलब पहले वस्तु इसमें कहीं भी ऐसा शुरुआत में दे नहीं रखा है, मतलब प्रारंभिक वस्तु का आपको 0 यानी शून्य वेग मानना है, स्थिर अवस्था में मानना है। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, 0। और फिर आपसे पूछा क्या है, वेग पूछा है, ये पूछा है। और किस पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें टाइम भी दे रखा है, तो टी आपको गिवन है यहाँ पर 10 सेकेंड। तो टी और वी के मध्य संबंध वाला सूत्र आपको काम लेना पड़ेगा इसमें। 100 डाइन बल फिक्स लग रहा है, बल जब निश्चित होता है तो उसका त्वरण निश्चित होता है, और त्वरण निश्चित होता है तो आप इसमें न्यूटन की गति के समीकरण लगा सकते हैं। तो वेग और टाइम के संबंध वाला सूत्र कौन सा है, v बराबर u प्लस at, ये सूत्र हमको लगाएंगे इसमें। हमें फोकस हमारा किस पे करना है, जो हमें ज्ञात करना है उस पर। ये बाद में काम आएगा, बल वगैरह क्या काम आएगा बाद में देखना है। तो वेग ज्ञात करना था, प्रारंभिक वेग हमको थोड़ा अपने साइड लगा 0 है, और टाइम देखा था, वेग और टाइम में संबंध ये आएगा। इसमें प्रारंभिक वेग 0 प्लस a गुणा टी, टी तो आपको डायरेक्ट दे रखा है 10। अब बात है कि हम ए पे अटक रहे हैं, तो ए याद करना हमको। तो ए क्या है, त्वरण, तो त्वरण आप निकाल सकते हैं बल बटा द्रव्यमान से। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा तो इनडायरेक्टली किस तरह से आपको कुछ कुछ ऐसा दिया होगा जिसे हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो अब बल दे रखा है और वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है, तो इससे अपन आराम से क्या निकाल सकते हैं, ये त्वरण निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन भी देख लो, सारे ऑप्शन CGS पद्धति के दे रखे हैं, तो बल भी CGS का दे रखा है, द्रव्यमान भी CGS में दे रखा है, ग्राम में, ये डाइन में और ये सेंटीमीटर, इसलिए इजीली आप इसको CGS में काम ले सकते हैं। तो त्वरण होता है बल बटा द्रव्यमान इंटू ये टाइम, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बल दे रखा है 100 डाइन, द्रव्यमान 5 ग्राम गुणा टाइम होगा 10 सेकंड। ये 2 से काट देंगे और 100 को 2 से गुणा करके 200। तो क्या आ रहा है ये वेग, तो वेग का मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 200। ऐसे ऑप्शन देखो ध्यान का, 200, 2000, कई बार अपन ध्यान नहीं देते, यहाँ 2 जीरो थी या 3 जीरो थी और अपने से गलत हो जाता है, अपन जल्दबाजी में 2 जीरो हो जाता है, 3 जीरो वाला टिक कर दिया हो। तो थोड़ा सा ये सावधानी भी रखनी है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, इसका भी ध्यान रखने वाली बात। कई बार क्वेश्चन सही आते हुए अपन टिक करने में गलत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु तब तक एक समान गति करती रहेगी जब तक वस्तु एक समान गति का मतलब उसका वेग जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वेग बदलना नहीं चाहिए, उसका परिमाण भी नहीं बदलना चाहिए और दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए। अब वेग कांस्टेंट होने का मतलब उसमें त्वरण क्या रहना चाहिए, अगर त्वरण है तो मतलब उसका वेग बदलेगा। अपन गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, ब्रेक दबाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, एक्सीलेटर छोड़ देंगे तब स्पीड कम हो जाएगी। तो एक्सीलेटर यूज करना मतलब एक्सीलरेशन यूज करते हैं तो वेग में चेंज आएगा। लेकिन एक्सीलरेशन नहीं यूज कर रहे, ये 0 है, तब वेग क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ए कब 0 होगा, जब बल क्या होना चाहिए इस पर 0। तो यहाँ पर लग रहा है कि उस पर लगने वाला परिणामी बलों का मान घटने लगे, बल नहीं घटना चाहिए, परिणामी बल 0 हो, परिणामी बल उससे घूमने की दिशा के लंबवत हो, परिणामी बल का मान लगातार बढ़ता जाए। तो परिणामी बल क्या होना चाहिए इस पर 0, पूरा बल 0 होगा तो त्वरण 0 होगा, त्वरण 0 होगा तो बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो इसमें ये जो तीसरा पॉइंट है, परिणामी बल उसके घूमने की दिशा के लंबवत हो। कोई वस्तु अगर यहाँ घूम भी रही है और बल लंबवत है तब भी घूमने के कारण इसमें अभिकेंद्रीय त्वरण तो होगा ही होगा, तो उसको परिवर्तित वेग ही कहेंगे। चाहे उसकी दिशा बदल रही है तभी वो क्या कहलाएगा, परिवर्तित वेग। उसको एक समान गति नहीं कहेंगे। एक समान गति का मतलब परिमाण भी समान, साथ साथ दिशा भी समान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मीटर प्रति सेकंड से क्षैतिज सतह पर गतिशील एक 2 किलोग्राम का पिंड 2 सेकंड के पश्चात स्थिर हो जाता है। यदि इस पिंड को उसी क्षैतिज सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या है। क्या कहना चाह रहा है ये, 4 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज सतह पर गतिशील 1 किलोग्राम का पिंड 2 सेकंड के पश्चात स्थिर हो जाता है। यानी कि पहले 4 मीटर प्रति सेकंड से यू दे रखा आपको 4 मीटर पर सेकंड, ये कण गति कर रहा है, द्रव्यमान m कितना दे रखा है 2 किलोग्राम और t बराबर
2 सेकंड बाद क्या हो गया, ये स्थिर हो गया, यानी बाद में वेग कितना हो गया इसका 0। ठीक है ना। तो इससे अपना क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा इसका। तो v बराबर u, अगर वेग धीरे धीरे कम हो रहा है तो आप माइनस लिख सकते हैं at। अंतिम वेग 0 हो गया, u का मान कितना हो गया प्रारंभिक 4, a पता नहीं है, और t कितना हो गया इसका ये 2 सेकंड। तो पक्षांतर कर लेंगे, 2a = 4, तो a = हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये इतना त्वरण है, इतने त्वरण के कारण इसमें बल कितना लगेगा, F बराबर, ये त्वरण एक्चुअली इसका क्या बोलेंगे, वेग कम कर रहा तो ये मंदन है, इतना मंदन हो रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, तो इसका मतलब मंदन बल है वो कितना लग रहा होगा, F बराबर m है। m कितना द्रव्यमान इसका 2 किलोग्राम पिंड है, 2, और त्वरण कितना क्या, यानी मंदन कितना यहाँ पर, ये भी 2, तो कितना हो गया 4। ये 4 न्यूटन का मंदक बल लग रहा है। तो अगर अपन क्या कर देंगे इस पर, 4 न्यूटन का ही एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे इस पर, तो बच्चों क्या जाएगी, उसकी गति कांस्टेंट रहेगी, एक समान 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। 4 मीटर सेकंड चल रही थी और 4 से ही चलती रहे, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान बनाए रखें, मतलब वेग में कोई चेंज नहीं आए, तो जो बल, ये इतना बल इसके वेग को कम कर रहा है, उतना ही बल हम लगा देंगे इस पर आगे की ओर, तो वस्तु क्या रहेगी, समान वेग से गतिशील रहेगी। समझ आ रहा है क्या करना, जैसे गाड़ी ब्रेक लगा रहे हैं अपन एक तरह से, तो ब्रेक लगाने से वेग में क्या रही, कमी आ रही है, u4 था और थोड़ी देर बाद वो 0 हो गया, तो ब्रेक लगाते जाने से क्या हो गया, उसका वेग कम हो गया। अगर ब्रेक की जगह ब्रेक के साथ साथ उतना ही बल और लगा दें अपन, 4 तो कम करने वाला और 4 इस वेग को बढ़ाने वाला, तो वेग में कोई वृद्धि नहीं। ओनली बल लगाएंगे, एक्सीलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी का वेग बढ़ेगा, ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी का वेग घटेगा। लेकिन जितना अपन ब्रेक लगाना चाह रहे हैं उतना अगर स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें, उतना ही आगे बल लगा दें, तो वेग कांस्टेंट रहेगा उसका। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में ऊर्ध्वाधर लटके एक स्प्रिंग तुला पर 2 किलो का पिंड लटकाया गया। यदि लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जिसे गति हो तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक क्या होगा। यहाँ पर देखो, ये लिफ्ट है, ये नीचे की ओर गुरुत्वजनित त्वरण से गतिमान है। इसका मतलब क्या है, लिफ्ट अगर नीचे की ओर जी त्वरण से जा रही है, तो जी त्वरण जाने का मतलब ये इसका फ्री फॉल हो रहा है, मुक्त रूप से गिर रही है, और मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट जो है उसके अंदर किसी वस्तु की भारहीनता की अवस्था होती है, इसलिए उसका स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक कितना होगा, 0। इसका कोई मतलब नहीं, लिफ्ट में ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है, स्प्रिंग तुला लटकी हुई यहाँ पर, और 2 किलोग्राम पिंड लटका हुआ है, ये स्प्रिंग तुला उसका भार नापेगी। लेकिन लिफ्ट खुद जो जी त्वरण से गिर रही है, तो वस्तु का भार और विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बल लगेगा, तो वो जी त्वरण से जब गति करती है तो ऊपर की ओर लगने वाला भार नीचे वाले भार के बराबर हो जाता है, तो नेट भार कितना हो जाएगा, 0। तो अपन सिंपली डायरेक्ट रख लो कि अगर कोई लिफ्ट स्वतंत्र अवस्था में गिरती है, स्वतंत्रपूर्वक गिर रही है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से गिर रही है, तो उसमें भारहीनता की अवस्था होती है, और उसमें स्प्रिंग जो पाठ्यांक बताएगी वो कितना बताएगी, 0 बताएगी। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण को दोगुना कर दिया जाए, तब वस्तु पर लगने वाले बल का प्रारंभिक मान, लगने वाले बल का मान उसके प्रारंभिक मान के सापेक्ष, यानी वस्तु का क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान को और त्वरण दोनों को ही दुगुना कर रहे हैं। m को भी क्या कर रहे हैं, 2 गुना, और त्वरण को भी क्या कर रहे हैं, 2 गुना, तो उस पर लगने वाला बल जो है वो पहले की तुलना में कितना बढ़ जाएगा। तो चूंकि F बराबर क्या होता है, ma, इसको भी दुगुना कर दें, इसको भी दुगुना कर दें, तो बल जो है वो 2 गुना 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि बल द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है और बल जो है त्वरण पर भी डिपेंड करता है। इसको दुगुना करने से दुगुना होगा और इसको दुगुना करने से भी दुगुना होगा, तो कुल मिलाकर के ये 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर नियत वेग 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो मेज पर बल क्या है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन समझो, ये मेज है कोई, इस पर 40 ग्राम का कोई टुकड़ा पिंड पड़ा है, और क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर, क्षैतिज घर्षण रहित मेज है, उस पर 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये 40 ग्राम का पिंड और आगे चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रहा है, तो मेज पर बल क्या है, इस मेज पर कितना बल लग रहा है।
कहने वाले इस पिंड तो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है, इसका मतलब इस पिंड पे तो इधर की ओर तो कोई बल नहीं लग रहा, लेकिन ये पिंड चूंकि इस मेज पे क्या लग रहा है नीचे की ओर, इसका गुरुत्वीय बल mg लग रहा है, तो वो बल हमको बताना है। शून्य नहीं कर देना, इस पिंड का वेग कांस्टेंट है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब पिंड पे इधर की ओर कोई बल नहीं लग रहा है, न त्वरण है न मंदन है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, मेज पर बल। तो इस मेज पर ये पिंड जो है वो कितना बल लगाएगा, अपने भार के बराबर mg। तो m कितना है इसका 40 ग्राम। आंसर भी सारे किसमें देखें, देखो डाइन में, इसका मतलब आप CGS में काम ले लेंगे। 40 ग्राम था गुणा g, त्वरण कितना होता है अपने पास 980 सॉरी, g का मान m के स्पत्ति में 9.8, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति किलोग्राम, सॉरी न्यूटन प्रति किलोग्राम। और g का मान अगर CGS में लिखोगे तो 980 न्यूटन की जगह हो जाएगा डाइन और किलोग्राम की जगह हो जाएगा ग्राम, ठीक है। तो 980 और 40 को गुणा कर देंगे तो 2 0 32 36 2 3 39, ठीक है, ये गुणा करने से आंसर आ जाएगा 39,200 डाइन। नेक्स्ट, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नियत गति करती है। 10 किलोग्राम की वस्तु है, 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत गति करती है। इन सब शब्दों का मतलब ध्यान रखा करो, नियत गति का मतलब है कि इसका वेग चेंज नहीं हो रहा है। और अब इस पर एक नियत बल लगा दिया 4 सेकंड के लिए, बल कांस्टेंट बल है, कांस्टेंट नियत बल बोलने का मतलब नियत त्वरण भी है, और नियत त्वरण पे अपन गति के समीकरण भी यूज कर सकते हैं। और 4 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता था, जिससे इसका वेग विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पहले जिस भी दिशा में जा रहा था उधर वेग 10 था, अब विपरीत दिशा में वेग कितना हो गया उसका 2, यानी पहले आगे जा रही थी 10 से और अब बल लगाने के बाद वापस पीछे की तरफ 2 से जा रही है। तो इसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा, तो त्वरण क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। वेग चूंकि सदिश राशि है तो दिशा का भी ध्यान रखना है। अब आप पहले वस्तु इधर जा रही थी तब उसका वेग 10 था, तो अब वस्तु इधर जा रही है तो उसका वेग अपन 2 तो कहेंगे, लेकिन साथ में क्या कहेंगे -2, क्योंकि दिशा इनकी विपरीत होगी 10 मीटर प्रति सेकंड और ये 2 मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी दिशा क्या कहलाएगी -2 कहलाएगी, विपरीत दिशा में बता रहा है, विपरीत दिशा में 2 जाता है। तो वेग में परिवर्तन अपन लिखेंगे v2 - v1 अपॉन डेल्टा टी। v2 अंतिम वेग को अपन -2 लिख रहे हैं, फिर ये माइनस फॉर्मूले वाला, और v1 कितना लिखेंगे 10 बटा टाइम कितना लगा इस काम में, इसको एक नियत बल 4 सेकंड के लिए लगाया गया, 4 सेकंड के लिए बल लगाया गया था, इसके कारण इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ और वेग बदल गया। तो कितना हो गया ये -12 बटा 4, तो -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये माइनस, देखो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए अपन कई बार क्या सोचते हैं कि 10 से 12 इसको चेंज कर लिया अपन ने और प्लस मार्क ध्यान नहीं रखा, तो आप +3 भी टिक कर सकते हैं, तो गलती होने के चांसेज है, सावधानी पूर्वक इसको -3 को टिक करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा, जब एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, लिफ्ट में खड़ा है, ये आदमी खड़ा है, तो उसका भार वास्तविक भार की तुलना में कब कम होगा। वास्तविक भार क्या है इसका mg, जो नीचे की ओर लगता है। तो अगर इस पर थोड़ा सा बल ऊपर की ओर लग जाए तो बल के जैसे आदमी को थोड़ा सा अपन यूँ हदर उठा लें, इधर यूँ mg जितना लगना था उससे थोड़ा सा उसको ऊपर उठा लेंगे तो उसका भार एक तरह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर बल लगेगा, ऊपर की ओर बल कब लगेगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर किसी त्वरण से गति कर रही है। तो यहाँ वस्तु जब इधर एक त्वरण से नीचे की ओर जा रही होगी तो उसके विपरीत दिशा में इस पर एक बल लगेगा ma। तो जो mg वो तो इसका भार था, वास्तविक भार, लेकिन लिफ्ट नीचे की ओर किसी एक त्वरण से गति कर रही है तो इस वस्तु पर इसके जो कॉन्टैक्ट में जो आदमी खड़ा है इसमें बल लगेगा ऊपर की ओर, और कितना बल लगेगा ma। तो नीचे लग रहा था mg, उसमें ऊपर की ओर लग गया ma, तो नेट बल कितना हो गया mg माइनस ma। तो ये जो नेट बल लगेगा यानी इसका भार जो होगा वो थोड़ा वास्तव में उसको कम महसूस होगा, mg में से ma के बराबर उसका वजन घटा हुआ महसूस होगा। तो कब हुआ, जब लिफ्ट नीचे की ओर एक त्वरण से गति करे। तो लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर, गलत हो गया, लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गति करनी चाहिए, एक समान वेग से नहीं होनी चाहिए, त्वरण से गति करनी चाहिए और नीचे की ओर गति करनी चाहिए। अगला, किसी गेंद का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम दे रखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, 0.1 सेकंड उसको रोक दिया जाता है, तो गेंद पर कार्य करने वाला बल
बल पूछा आपसे, तो सूत्र बल का क्या होता है, वही ma। अब हमारा द्रव्यमान इसका दे रखा है m 2 किलोग्राम, लेकिन a आपको भी मालूम नहीं है, तो a निकालना पड़ेगा। अब a के लिए आपको डायरेक्ट कहीं a नहीं दे रखा, तो क्या सोचेंगे, दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 2 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान थी, यानी प्रारंभिक वेग इसका 20 दे रखा है, और t 0.1 सेकंड में क्या कर दिया, इसको रोक दिया गया। रोक देने का मतलब इसका अंतिम वेग कितना कर दिया, 0। तो अपन ये v बराबर u प्लस ए टी, या u मान, चूंकि रोक रहे हैं तो माइनस लगा देंगे, इससे अपन इसका a निकाल सकते हैं। या तो डायरेक्ट वेग में परिवर्तन बटा समय कर लो, या इस तरह सूत्र लिख लो। तो अपन इसमें देखेंगे अंतिम वेग ये तो 0 कर दिया, ये कितना था u 20 माइनस a निकालना है, और t कितना हो गया 0.1। पक्षांतर करो, a गुणा 0.1 बराबर 20, a बराबर 20 बटा 0.1, तो ये जगह 200। तो तुरंत a का मान 200 लिख दिया। इस 200 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, तो m बराबर 0.2 और ये 200, ठीक है। और कितना हो जाएगा, ये 400 और पॉइंट, तो बराबर हो जाएगा 40 न्यूटन। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, इतना भी आप कर जाते हैं तो सेकंड ग्रेड में आराम से आप निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो अगला, एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है और ये 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से ऊपर की ओर उड़ती है, तो तब केबल में तनाव, केबल का मतलब क्या हो गया, ये जो लिफ्ट है उसको ऊपर जो बांधे रखने वाली केबल है उस पर कितना वजन महसूस होगा। तो इस लिफ्ट का जो एक आदमी है, लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, तो 500 किलोग्राम लिफ्ट का द्रव्यमान तो है ही, सॉरी, तो 500 इस लिफ्ट का जो वजन लगेगा m गुणा g, ये तो नीचे की ओर लगना ही लगना है। लिफ्ट का द्रव्यमान है 500 किलोग्राम, तो उसका m गुणा g, ये तो लिफ्ट का बल तो नीचे लटका, साथ में ये जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर, जब ये ऊपर की ओर उठेगी तो इस पे नीचे की ओर एक तनाव और लगेगा, किस कारण, इस गति के कारण, तो वो कितना हो जाएगा, प्लस ma कर देंगे। लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो उसका बल नीचे की ओर लगेगा, और लिफ्ट नीचे की ओर गति करेगी तो बल ऊपर की ओर लगेगा, तो ये एक्स्ट्रा बल हो जाएगा mg प्लस ma। तो m इसमें कॉमन आ जाएगा, g प्लस a हो जाएगा। m कितना था 500, g 10 मान लें अपन राउंड फिगर में, और a कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड। इसको 10 2 कितना हो गया 12, 12 गुणा 500, 6 मतलब 12 से 50 और 2 0, 6000 न्यूटन का बल लगेगा इसमें। समझ आ रही बात। इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि लिफ्ट का या उसके अंदर बैठे हुए आदमी का बल mg तो नीचे लगता है। अब साथ में लिफ्ट जो जिस त्वरण से गति कर रही है उस त्वरण के कारण भी उस पर एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगा। अगर लिफ्ट जा रही नीचे की ओर तो एक बल लगेगा ऊपर की ओर, या लिफ्ट जा रही ऊपर की ओर तो बल लगेगा नीचे की ओर। उस हिसाब से उसको mg में से घटा देंगे या जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर लिफ्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल t है। यदि लिफ्ट 2 त्वरण से ऊपर की ओर गति करने के लगे तो नया आवर्तकाल क्या होगा। ये लिफ्ट है, लिफ्ट में एक सरल लोलक था और इसका आवर्तकाल t दे रखा है, जिसका सूत्र होता है t0 2 पाई रूट l अपॉन g। ये सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र है, यानी ये इसके लंबाई पर डिपेंड करता है और जो त्वरण लगता है नीचे उस पर डिपेंड करता है। अगर सरल लोलक को कहीं अपन खूंटी पे टाँग के दोलन कराएंगे तो उस पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। लेकिन अब अगर वो ध्यान रखो लिफ्ट में गति कर रहा है, लिफ्ट में रखा हुआ है और वहाँ दोलन कर रहा है, तो लिफ्ट जिस त्वरण से ऊपर से गति कर रही है उसका भी फर्क पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा लिफ्ट 2 त्वरण से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर प्रति सेकंड त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। तो मैंने भी कहा लिफ्ट जा रही है ऊपर की ओर तो इसमें बल लगेगा नीचे की ओर, और बल नीचे लगने मतलब त्वरण लगेगा, तो त्वरण कितना हो गया 2। तो यहाँ पर जी का मान नहीं लिखे अपन, इसमें बढ़ जाएगा, जी तो है ही, इसके भार के कारण जी भी लग रहा है, और प्लस ये ऊपर जा रही लिफ्ट, तो ये जिस त्वरण से ऊपर जा रही है उस त्वरण से नीचे इसमें ऐड कर देंगे ए। तो यहाँ पर हो जाएगा जी प्लस ए। तो कितना हो जाएगा, यानी कि T2 अपन T1 लिखें अपन, तो T2 के लिए लिखेंगे G2, मतलब G2 का मतलब G डैश लिख लो, या जो बाद का त्वरण हो गया G2, और T1 के लिए G1 विपरीत दिशा में है। ये विपरीत क्रमानुपाती, T और G दोनों क्या है विपरीत क्रमानुपाती। तो T2 के लिए G2 नीचे लिखेंगे, T1 के लिए G1 नीचे लिखेंगे और उसको अनरूट कर देंगे। तो G1 तो कितना था T2 बटा T, प्रारंभिक में आवर्तकाल को क्या करके T करके तो T लिख देंगे बराबर G1, तो G1 का मतलब 10 था, और G2
G2 कितना हो गया, 10 और 2 12, इस तरह से, ठीक है। तो नहीं, ये थोड़ा सा इसकी थोड़ी मिस्टेक है, इसको थोड़ा एक बार छोड़ देंगे अपन, क्योंकि या तो इसको क्वेश्चन में गलती है या इसका ऑप्शन में गलत है, तो मिसप्रिंट हो गया होगा, इसको दोबारा देख लेंगे एक बार अपन। नेक्स्ट देखो एक बार, एक व्यक्ति इसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, ऐसी लिफ्ट है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। वही सिंपल सी बात हो गई, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलो, लिफ्ट में आदमी बैठा हुआ है, आराम से घूम रहा है, वजन 50 किलो लेके चल रहा है अपना, लेकिन वो लिफ्ट जो क्या कर रही है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण से नीचे की ओर, 9.8 त्वरण से नीचे की ओर जाने का मतलब लिफ्ट का फ्री फॉल हो रहा है, मुक्त रूप से गिर रही है, और मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु है लिफ्ट में, मैंने पहले बताया कोई बैठा हुआ व्यक्ति खुद को भारहीनता की अवस्था में महसूस करेगा, यानी उसका आभासी भार कितना होगा, वास्तविक भार तो जो है आभासी भार उसका क्या कहलाएगा 0, फ्री रूप से जब गिरती है। देखिए नेक्स्ट, किसी द्रव्यमान पर लगने वाला बल का मान दिया हुआ है, बल सदिश राशि से इसको कितना इसके घटकों में दिया हुआ है, और उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकंड उसका है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या है। तो सूत्र हमारे पास ज्ञात द्रव्यमान करना है, तो F बराबर m सूत्र होता है, तो m बराबर क्या हो गया F बटा a। अब F का मान यह सदिश रूप में दिया हुआ 6i कैप माइनस 8j प्लस 10k कैप बटा a त्वरण कितना 1, तो 1 का भाग दे देंगे इसमें, तो सिंपल क्या आ गया 6i कैप माइनस 8j प्लस 10k कैप, ये इसका सदिश रूप में आ गया, लेकिन हमको द्रव्यमान इसका परिमाण निकालना पड़ेगा, तो परिमाण क्या कर लेंगे x, y और z तीनों राशियों का वर्ग करके जोड़ के अनुरूप कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का रूट स्क्वायर 64 प्लस 10 का कितना हो जाएगा 100, सबको जो रूट करेंगे 200 का रूट हो जाएगा, तो जाएगा 10 रूट 2, इस तरह से, ठीक है। यानी बल में त्वरण का भाग दें, और त्वरण का भाग देने से क्या जाएगा द्रव्यमान आ जाएगा, इस रूप में आएगा। ये एक्चुअली आई कैप जे कैप हर इसमें है, त्वरण भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि है, और द्रव्यमान क्या है अदिश राशि, लेकिन इस रूप में आ रहा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करके जोड़ के अनरूट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 10 रूट 2। नेक्स्ट, 250 ग्राम द्रव्यमान की गेंद है, बल्ले से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से टकराती है और 0.01 सेकंड में ही समान वेग से ही वापस लौट जाती है। ये बल्ला है, यहाँ पर बॉल इधर से आई, कितने से टकराई 10 मीटर प्रति सेकंड से तो टकराती है, और 10 से ही क्या हो जाती है वापस लौट जाती है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, दिशा बदल रही उसकी, तो डेल्टा वी हो जाएगा -10 माइनस, या इसको सिंपल पहले आप यूँ लिख लें v2 माइनस v1, तो v2 इधर वाले वेग को अपन क्या मान सकते हैं माइनस, तो ये -10, फिर ये सूत्र वाला माइनस, और ये v1 ये इधर आया तो ये 10 हो गया, तो माइनस 20 हो गया इसमें चेंज, और कितनी देर में चेंज हुआ ये 0.01 सेकंड में, तो इस टाइम से डिवाइड कर देंगे इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो हो गया 20 माइनस का, और टाइम हो गया 0.01, तो ये इसका क्या आ जाएगा त्वरण आ जाएगा। और पूछा कि हमसे गेंद पर बल्ले पर आरोपित बल पूछा, तो F बराबर क्या हो जाएगा m कितना होगा द्रव्यमान 250 ग्राम। अब देखो यहाँ ग्राम में दे रखा था,
यहाँ आंसर न्यूटन में दे रखा है, यानी आपको ये सीजीएस में दे रखा है, ये एमकेएस में, तो आपको सीजीएस को एमके से बदलना पड़ेगा। तो 250 ग्राम की जगह लिखना पड़ेगा 250/1000 किलोग्राम, और त्वरण आ गया 20/0.01। यहाँ केवल बल पूछा है, इसमें दिशा कोई ज़्यादा महत्व नहीं आ रहा, तो अपन इस माइनस को हटा भी सकते हैं। मेन बात है कि परिवर्तन 20 आना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ से ये पॉइंट है, ये 4 बार कट जाएगा, और 4 से ये 5 बार कट जाएगा, और ये पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी, तो 500 न्यूटन आ जाएगा। 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकरा करके 10 से ही वापस लौट रही है कोई वस्तु, 250 ग्राम पावर गेंद है, तो आप देखिए फोर्स कितना लगता है, 500 न्यूटन फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में रखी हुई स्प्रिंग तुला से एक द्रव्यमान को लटकाया गया है, लिफ्ट ऊपर की ओर उठती है, तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक। मैंने कई बार बताया, इस तरह कई क्वेश्चन आ चुके हैं। स्प्रिंग तुला है, यहाँ पर कोई वजन लटका हुआ है, इसका द्रव्यमान mg तो लग ही रहा है, इसका द्रव्यमान कितना लग रहा है, नीचे बल mg, और साथ में लिफ्ट क्या कर रही है, ऊपर की ओर उठती है। लिफ्ट अगर ए त्वरण से ऊपर की ओर उठेगी, तो नीचे की ओर एक बल और लगेगा इस पर ma, तो ज़्यादा बल लगेगा mg प्लस ma। तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, मतलब स्प्रिंग तुला जो वजन बताएगी, वो वजन का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसका पाठ्यांक बढ़ जाता है। और लेकिन देखो इसमें ऊपर की ओर उठेगी, लेकिन आगे जाकर के उठने के बाद एक बार जब उठेगी तो वेग में परिवर्तन होगा, आगे जाकर इसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है या कांस्टेंट हो गया, वो भी ध्यान दो। इसमें एक ऑप्शन ऐसा देखा, परिवर्तन वेग पर निर्भर करता है, यानी कि ये थोड़ा इसमें ऑप्शन अगर बढ़ता है तो ये भी ठीक है, लेकिन मोर ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मोर करेक्ट कौन सा होगा, वेग परिवर्तन वेग पर। ये ऑप्शन थोड़ा इस तरह बनाया हुआ है, मतलब वेग के परिवर्तन पर निर्भर करता है। उठने के बाद उसका वेग कांस्टेंट हो गया या लगातार बढ़ता ही जा रहा है या घटता जा रहा है, इस बात पर भी उसका पाठ्यांक डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चौथे ऑप्शन, सारे ऑप्शन जरूर पढ़ने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन जरूर पढ़ने चारों, हो सकता है कि पहले के बजाय अगला आंसर और भी ज़्यादा ठीक हो। ऐसा क्वेश्चन ही आ गया, लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाती है, तो वही बात हो गई, तो लिफ्ट की सतह द्वारा आरोपित तनाव कितना है। रस्सी टूट गई तो मतलब लिफ्ट का क्या हो गया, फ्री फॉल हो गया, मुक्त रूप से पतन हो रहा नीचे, तो उसका नेट बल कितना आएगा, वही 0 वाला आता है। ये क्वेश्चन मैंने बार बार 2-3 तरह के दिए हैं, तो थोड़ा सा इतना पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला है, एक गतिमान कार की छत से गोले को डोरी की सहायता से लटकाया गया है। एक कार की छत है कोई, और उसमें गोला मतलब सरल लोला की तरह इसको लटकाया हुआ है इस तरह से। यदि कार क्षैतिज त्वरण a से गतिमान है, कार का त्वरण कितना है a, तो जो भी वस्तु इसके अंदर है उसका भी त्वरण कितना होगा a, यानी सरल लोलक इस जो पेंडुलम है उस पर त्वरण a लगेगा, और एक इसका g जो है वो तो नीचे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पेंडुलम है वो अकेला g नहीं लग रहा, इसमें a त्वरण और लग रहा है, तो इसकी स्थिति जो होगी वो आगे चल करके इस तरह नहीं रहेगी, बल्कि इधर हो जाएगा तिरछा। ये तो कह रहा है कि ये डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगी, यानी जो मूल अवस्था थी यहाँ से कोण थीटा कितना होगा। तो इधर तो कितना लग रहा है इसका a, यहाँ क्या लग रहा है g, तो इसकी और इसकी डायरेक्शन ये है यहाँ, तो ये ऊर्ध्वाधर से कोण कितना बना रहा है थीटा। ये कोण थीटा, तो ये भी कोण क्या होगा थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस थीटा के लिए अपन tan मान निकाल सकते हैं। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने ये जो भुजा है ये क्या है, लंब, और लंब ये भुजा जो है वही भुजा ये है, तो ये हो जाएगा a अपॉन आधार ये वाला हो गया, वो कितना है g। तो tan थीटा बराबर हो गया a अपॉन g। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन g, tan इनवर्स a अपॉन g। समझ आ रही क्या कहना चाह रहे हैं, केवल g होता है इस पर तो ये नीचे की ओर खिंचा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन त्वरण से आगे चल रही थी कार, तो उतना ही त्वरण इस पर लगेगा। 2 बल लग गए इस पर, 2 बल a त्वरण के कारण इधर बल लगेगा और g त्वरण के कारण इधर बल लगेगा, तो दोनों बलों का परिणामी बल इधर लगेगा एक तरह से, और परिणामी बल के कारण इसकी दिशा इधर हो गई, तो जो मूल बिंदु से कितना, मूल दिशा से कितना कोण बना लिया थीटा, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी क्या होगा इसका थीटा। ये 2 समांतर रेखाएं हैं, 2 कोई तिरक रेखा काट रही है, तो सब जगह कोण क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब थीटा के लिए अपन को लंब बटा आधार चाहिए, लंब का मान इस a के बराबर होगा, आधार का मान g के बराबर होगा, इस तरह। नेक्स्ट देखिए, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड नियत त्वरण से आ रही है, तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक बताओ। वही बात आ गई, लिफ्ट है, लिफ्ट में आदमी बैठा है, द्रव्यमान कितना उसका 50 किलोग्राम है m, और लिफ्ट नीचे की ओर 10 मीटर से। अब देखो फिर वही बात,
लिफ्ट नीचे की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड से नियत त्वरण से नीचे आ रही है। लिफ्ट नीचे की ओर ए त्वरण, ए का मान 10 दे रखा है, 10 का मतलब वही जी के बराबर त्वरण हो गया। तो फिर क्या हो गया उसका, मुक्त रूप से गिरने वाली स्थिति हो गई, फ्री फॉल वाली कंडीशन हो गई। तो इसके अंदर बैठे हुए आदमी खुद को भारहीनता की अवस्था में महसूस करेंगे। उस वक्त भार कितना आएगा, 0। कैसे पूछ ले क्वेश्चन में 3-4 जानबूझ के रिपीट करें कि लिफ्ट का किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, आपको सही कॉन्सेप्ट पता लग जाना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहा है वाहन, उसको ब्रेक लगाने पर अधिकतम 20 मीटर चल के रुक जाता है। एक वाहन था, ब्रेक लगाता है एकदम से जाम नहीं होता, तो वो चल पहले क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड चलते हुए गाड़ी ब्रेक लगाओगे तो थोड़ा आगे जाकर के चुंग ऐसे करके रुकेगी ना, तो यहाँ जाकर के वेग कितना देता इसका, 0। पहले u बराबर इसका ये था और ये कितना चल गया, इस कारण से 20 मीटर चल जाता है। तो ये कह रही थी वाहन की चाल को दुगना कर दें, यानी कि 60 की जगह 120 पे आ रही होती, 120 की स्पीड से आ रही होती तो निश्चित रूप से और आगे जाकर रुकती। तो वो कह रहा है और आगे कितनी दूरी तक चल करके रुकेगी। तो अब जो डिस्टेंस पूछी है वो आपको बताना ही है, और बाद में वेग तो कितना हो जाना इसका, 0। अब आके रुकेगी 60 तो यहाँ रुक गई 20 मीटर पे, 120 से आ रही है तो थोड़ा और जाके आके रुकेगी, रुक तो जाएगी, तो वेग तो कितना हो गया, 0। तो कुल मिला के यहाँ प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और दूरी का क्वेश्चन है। नियत बल लगा रहे हैं तो नियत बल से नियत त्वरण या मंदन उत्पन्न हो रहा है, तो न्यूटन की गति के समीकरण लगा सकते हैं। और आप समीकरण लगाएं तीसरा, क्योंकि दूरी का संबंध किससे है, दूरी और वेग का संबंध देखा है। तो यहाँ पर अंतिम वेग तो 0 हो जा रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो उसको उधर ले जाएंगे 2as बराबर क्या हो जाएगा, u²। अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, त्वरण भी कांस्टेंट है, तो जो दूरी जितनी दूरी जाकर रुकता है ये s कहते हैं, d कहते हैं, ये d समानुपाती होगा किसके, u² के। समझ में आ रहा है। अंतिम वेग तो 0 हो जाना है, तो 2as को मैंने इधर ले लिया, 2ad लिख देंगे तो, और u² उधर रह गया। त्वरण और 2 तो कांस्टेंट है, तो दूरी जिस दूरी पे जाकर रुकता है ये प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। तो d को अपन वेग को कितना करें, 60 से 120 यानी दुगना कर रहे हैं, वेग को प्रारंभिक वेग को दुगना कर देंगे तो 2 को u की जगह कह देंगे 2u, तो उसका स्क्वायर के समानुपाती है d, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यानी d जो है वो 4 गुना हो जाएगा। गुना लिखा मैंने, d u के स्क्वायर के समानुपाती है, तो वेग को दुगना करेंगे तो उसके दुगने के स्क्वायर के बराबर गुना हो जाएगी d, 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना होने वाला, पहले कितने पे रुक रही थी, 20 पे, अब 20 का 4 गुना दूरी पे जाके रुकेगी तो कितना हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। यानी वेग दुगना करने से उसके रुकने की दूरी 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट, एक भी में गति करती वस्तु का रेख संवेग p देखा है, समय के साथ समीकरण देखा है इसका p का संवेग का, और परिवर्तित होता है जहाँ a b कोई कांस्टेंट है, वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा। यानी आपसे संवेग देकर के बल पूछा है, तो बल और संवेग में न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण के अनुसार संबंध होता है dp/dt। संवेग में परिवर्तन की दर ही बल होता है, यानी संवेग का समय के साथ अवकलन करते हैं तभी क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो हमको p दे रखा है और बल का संबंध पूछा है समय से, तो वो इसी सूत्र से आएगा। यानी हमको एक तरह से समाकलन करना है d/dt किसका, सॉरी अवकलन करना है किसका, p का। p है a + bt², तो इसका अवकलन करेंगे तो a का dA/dt प्लस d/dt bt², a कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस इसमें कांस्टेंट b बाहर आ जाएगा, d/dt t², फिर 0 हटा दो, b हो गया। जब t² अवकलन करेंगे तो एक घात आगे आ जाएगी 2, और 2 पर से एक घात कम करके फिर लिख देंगे इसको 2 - 1, ये इसका अवकलन कहलाएगा। x की घात n का जब अवकलन करते हैं d/dx तो n घात आगे जाती है और x की पावर n-1 को वापस लिखा जाता है। तो घात 2 आगे आ गई और 2 से एक कम घात फिर लिख दिया अपन ने, तो आ गया 2b और t 2 - 1 का मतलब 1। तो ये आ गया आपस क्या, बल। यानी बल जो है किसके समानुपाती हो गया, t के। समय की घात 1 की आ रही है यानी t के समानुपाती हो जाएगा। 2b तो कांस्टेंट राशि है। इस तरह से जैसे अपन विस्थापन के अवकलन से वेग निकाल सकते हैं, वेग के अवकलन से त्वरण निकाल सकते हैं, ऐसे ही संवेग के अवकलन से भी बल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, किस स्थिति में बल की आवश्यकता नहीं होती, कब बल नहीं लग रहा होगा, मतलब ये है कण की वृत्तीय गति। कण जब वृत्तीय गति करता है तो बल जरूर लगता है mv²/r। कण की एक रेखीय गति में और कण का संवेग स्थिर रखने में, एक रेखीय गति में बल हो सकता है, ठीक है, कि नियत वेग से गति कराना तो बल लगेगा। कण का त्वरण स्थिर रखने में
त्वरण स्थिर है, त्वरण जीरो नहीं, त्वरण स्थिर है मतलब बल भी स्थिर है, मतलब कोई ना कोई बल लगेगा। तो ये कण का संवेग स्थिर रखने में, संवेग स्थिर रखेंगे तो F बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग स्थिर का मतलब संवेग का मान निश्चित है, संवेग का मान निश्चित होगा, संवेग में परिवर्तन कितना आएगा, जीरो। ये जीरो आएगा तो बल भी क्या जाएगा, जीरो। यानी किसी वस्तु पर जब बल नहीं लगता, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। तो संवेग जब संरक्षित है, संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब उसका मतलब उसमें बल की आवश्यकता नहीं है, यानी बल नहीं लग रहा। इस तरह से अगला 150 ग्राम द्रव्यमान के गेंद 20 मीटर प्रति त्वरण से गतिमान है। जब इस पर एक बल 0.1 सेकंड का कार्य करता है तो आवेग क्या है। आवेग ध्यान रखिए क्या चीज़ है, ए बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखा अपन है। ये संवेग में परिवर्तन है ऊपर, डेल्टा पी क्या चीज़ है, संवेग में परिवर्तन। और ये परिवर्तन जितने टाइम में और समय का भाग दे देंगे, ये समयांतराल का समयांतराल, तो क्या बन जाएगा, बल। इसमें सिर्फ इतना सा हिस्सा है डेल्टा पी वाला, संवेग में परिवर्तन, यही हिस्सा क्या है, आवेग। तो एक तरह से आवेग डेल्टा पी ही होता है, संवेग में परिवर्तन ही आवेग होता है। तो डेल्टा पी का मान हमको निकालना है आवेग का, तो वो हो जाएगा एफ गुना डेल्टा टी। जो बल लग रहा है वो, और जितने समय में लगा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बल तो कितना लगा, 150 ग्राम। अब देखो बल कितना लगा, यहां पर दे दिया त्वरण से। तो बल, अब एफ का मान, बल का मान डायरेक्ट नहीं दे रखा आपको, कहीं भी इसमें द्रव्यमान दे रखा है या त्वरण दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो बल नहीं दे रखा तो बल को आप एम इंटू ए से लिख सकते हैं, इंटू डेल्टा टी। एम कितना है, 150 ग्राम। यहाँ आंसर हमारे किस में, सब न्यूटन में, मतलब कि एम के एस में, ये सी जिसमें दे रखा है। तो ध्यान रखिए, भी रखना आपको, 150 ग्राम में 1000 का भाग दे करके उसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। ए त्वरण कितना दे रखा है, 20, और डेल्टा टी टाइम कितना हो गया, 0.1 हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, कितना हो जाएगा 15, इसको एक जीरो उठ जाएगी दशमलव से, 150 का दुगुना 300 बटा 1000, तो ये 0.3 न्यूटन सेकंड आ जाएगा, 0.3 न्यूटन इंटू सेकंड। तो ये ध्यान रखिएगा, आवेग क्या चीज़ है, बल गुणा समय, या संवेग में परिवर्तन ही आवेग है। अगला, रॉकेट की गति किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट जब गति करता है तो नीचे इसका जो फ्यूल धुआं के रूप में निकलेगा, तब वो ऊपर की ओर गति करता है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर बल लगते हैं, इसलिए कुल बल इस पर जीरो होते हैं, और कुल बल जब जीरो होगा तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम इस पर लागू होता है। किसी बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो वो भी रेखीय संवेग के पर आधारित है। कोई आदमी किसी नाव पर कूदता है तभी संवेग संरक्षण लागू होता है, और रॉकेट की गति भी रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। अगला, 5 मीटर लंबी एक रस्सी घर्षणहीन तल पर रखी हुई है। कोई घर्षणहीन तल है, उस पर कोई रस्सी रखी हुई है, इस तरह से यह रस्सी है, एक समान मोटाई की है। इसके एक सिरे पर 5 न्यूटन का बल, एक सिरे पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो इस सिरे से 1 मीटर पर रस्सी में तनाव, इस पूरी 5 मीटर की, यहाँ से तक ये 5 मीटर की है, तो उसमें 1 मीटर आगे यहाँ जाकर के कितना बल लगेगा, यानी इस पॉइंट पर। तो ये 1 मीटर इधर रह गया, तो शेष भाग कितना रह गया, 4 मीटर। ये जो बल लगता है 5 मीटर, इस पर जब लगा रहे हैं तो पूरी रस्सी पे एक समान रूप से वितरित है बल। तो आप कह सकते हैं पूरे 5 मीटर पे 5 न्यूटन बल लग रहा है। तो 1 मीटर पर प्रति मीटर कितना बल लग रहा है, 5/5 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन लग रहा है प्रति मीटर। इस पर कितना बल लगेगा, 1 न्यूटन। अब हमसे पूछा 1 मीटर पर, यानी इधर से अपन जिस से बल लग रहा है वहाँ से 1 मीटर आगे चलें, तो फिर बाकी शेष हिस्सा पीछे बच गया, उस पर बल बताना एक तरह से। तो शेष कितना बच गया पीछे, 4 मीटर। तो 1 मीटर पर कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। तो 4 मीटर पर कितना लग जाएगा, 4 गुणा 1 बराबर 4 न्यूटन। ठीक है, पूरी रस्सी पे एक समान रूप से बल लग रहा है, तो हर मीटर पे समान बल लगेगा। अगला देखिए, एक वायुयान 300 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है। यदि वायुयान पर कार्यरत सभी बल संतुलित हों, तब सभी बल संतुलित है का मतलब ऊपर जो बल लग रहा है वैसा ही बल नीचे लग रहा है, जितना बल आगे लग रहा है उतना बल पीछे भी लग रहा है। तो इसका मतलब कुल बल 0 है। कुल बल 0 है तो वस्तु का त्वरण भी क्या रहेगा, 0, और त्वरण 0 रहेगा तो वस्तु का वेग क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि वायुयान नियत वेग से उड़ता रहेगा, उसी वेग से गति करता रहेगा। ठीक है, अगला है 200 ग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक है और उसकी गोली 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से दागी जाती है।
बंदूक कितनी है, 200 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली, ये सॉरी ध्यान रखो, द्रव्यमान की बंदूक की गोली, ये 200 ग्राम भी किसका है, गोली का द्रव्यमान दे रखा है, भारी गोली है, और 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से दागी गई। यदि बंदूक का द्रव्यमान कितना हो, 1 किलोग्राम, तो बंदूक किस वेग से पीछे की ओर बढ़ती है। जब किसी बंदूक से गोली निकलती है तो ये आगे की ओर जाएगी, तो बंदूक क्या होती है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पीछे की ओर उठती है। तो इस केस में कुल संवेग क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षित रहेगा। तो इसका संवेग अगर m द्रव्यमान और v आगे की ओर है, तो इसका संवेग कैपिटल M और कैपिटल V पीछे की ओर होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों, इसका आगे की ओर संवेग और इसका पीछे की ओर संवेग बराबर रहेगा। तो तब अपन इसमें संवेग संरक्षण लागू कर सकते हैं। तो हमें क्या पूछा कि बंदूक किस वेग से पीछे की ओर हटेगी, तो बंदूक का पीछे हटने का वेग v है, तो कैपिटल बराबर स्मॉल m v अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m हो गया गोली का द्रव्यमान 200 ग्राम, आंसर सारे m केस में हैं, वो CGS में है, तो 200/1000 करके रखेंगे अपन। और ये वेग जो है v कितने से निकली थी, 5 से, बटा द्रव्यमान इसका कितना था बंदूक का, 1 किलोग्राम, इस तरह से हटा लेंगे इसको। 200 गुणा 5 भी कितना होता है, 100, सॉरी 1000, और ये भी कितना 1000, 1000 से 1000 कट गया तो कितना बचा, 1 मीटर प्रति सेकंड से नीचे निकलेगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये ध्यान रखेंगे, बंदूक से जब गोली निकलती है तो गोली का संवेग बराबर पीछे बंदूक का संवेग। एक क्वेश्चन है, 50 डायन का एक बल है जो 5 ग्राम द्रव्यमान की एक स्थिर वस्तु पर 3 सेकंड तक लगाया गया, तो आवेग का मान क्या है। वही आवेग ए बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी जो है वही क्या है, आवेग है। इसका मतलब डेल्टा पी बराबर क्या हो गया, इन दोनों गुणा कर लेंगे, एफ डेल्टा टी। तो बल इंटू विस्थापन, बल कितना है, 50 डायन का बल, इधर आंसर न्यूटन में दे रखा है, तो 50 डायन की जगह आप 50 गुणा 10⁻⁵ न्यूटन लिखेंगे। और डेल्टा टी कितने टाइम तक लगाया गया जी, 3 सेकंड तक, 3 कर लेंगे, तो कितना हो गया 150 गुणा 10⁻⁵। अब -5 की फॉर्म में आंसर नहीं है, -3 का रखा सब जगह यहाँ, तो उसको -3 बदलने के लिए इधर से 2 इधर काम ले लेंगे, तो 1.5 हो जाएगा, गुणा 10⁻³ आ जाएगा, इस तरह से। तो थोड़ा चेंज करना भी आना चाहिए, इसमें 5 ग्राम द्रव्यमान यहाँ कोई काम नहीं आ रहा, इससे कन्फ्यूज नहीं हो। एक क्वेश्चन है, F परिमाण के 2 बलों के परिणामी का परिमाण F है, F बल लग रहे हैं 2, F और F, इनके मध्य कोई कोण थीटा दे रखा होगा। तो F परिमाण के, यानी कि मान कितना है, F के 2 बल हैं, इनका जो परिणामी आएगा उस परिणामी का परिमाण भी कितना है, F, यानी परिणामी का मान भी कितना आ रहा है, F। तो दोनों के बीच में कोण कितना है, इस स्टेट में आप ध्यान में रख लें डायरेक्ट। यदि 2 सदिश राशियाँ, बल सदिश राशि है, 2 सदिश राशियाँ उनका अपन परिणामी निकाल रहे हैं और वो किसी एक सदिश के बराबर ही आए, तो उनके मध्य कोण 120 डिग्री होता है। तो आंसर तो ये है। अगर ऐसा आंसर आप सब आया कैसे ये, तो अपने कह सकते हैं p² + q² + 2pq cos थीटा, एक सूत्र होता है ये। 2 सदिश राशियाँ थीटा कोण पे एक दूसरे लग रही हैं, तो उनका परिणामी का परिमाण r इस सूत्र से आता है। तो यहाँ पर दोनों का खुद का अलग अलग क्या है, F परिमाण के 2 बल है, यानी p और q दोनों ही कितना है, F है। तो f² + f² + 2 F × F और cos थीटा का अंडर रूट बराबर, और ये परिणामी कितना आ रहा है, किसी एक के बराबर ही आ रहा है। 2 बल लग रहे हैं F परिमाण के, यानी P और Q 2 राशियाँ थी, सदिश राशियाँ दोनों ही कितनी है, F, और उनका परिणामी भी कितना आ रहा है, किसी एक के बराबर ही आ रहा है। परिणामी का परिमाण भी F ही है, यानी ये F है और ये भी कितना F है। इसको जब दोनों तरफ स्क्वायर करके आप सोल्व करेंगे तो लास्ट में थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। इसको आप डायरेक्ट भी स्टेटमेंट की तरह ध्यान रख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता। 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता। तो देखो कोई भी 2 सदिश राशियाँ हैं, उनका जो जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो 0 डिग्री पर उनका परिणाम सर्वाधिक आता है उनके योग के बराबर। तो इनका अधिकतम आंसर कितना आ सकता है, 15, और 0 थीटा बराबर में 0 डिग्री कर देंगे, और थीटा बराबर 180 डिग्री करेंगे, तो उनके अंतर के बराबर आएगा 10 - 5 बराबर 5 के बराबर। 2 बल हैं, किसी वस्तु पर लग रहे हैं,
तो उन दोनों के सिंपल योग और दोनों का अंतर इतना मैक्सिमम हो सकता है और इतना मिनिमम हो सकता है, और या फिर इसके बीच में हो सकता है, यानी 15 से ज़्यादा और 5 से कम वाला आंसर नहीं आ सकता। तो कौन सा आंसर ऐसा, ये 12 है, इनके बीच में आ रहा है, 8 इनके बीच में आ रहा है, 5 मिनिमम के बराबर आ रहा है, तो 4 न्यूटन, ये बल पॉसिबल नहीं। यानी किसी वस्तु को 5 न्यूटन और 10 न्यूटन लगा करके आप कुल बल 4 न्यूटन किसी भी तरह से नहीं कर सकते। कम से कम 10 और 5 मिला के 5 हो सकता है, या 10 और 5 मिला के 15 हो सकता है। 15 कब होगा, जब दोनों बल समान दिशा में लग रहे होंगे, तो दोनों बल जुड़ जाएंगे 0 डिग्री पर। और 5 कब होगा, जब एक बल आगे की ओर लग रहा होगा 10 न्यूटन और दूसरा बल पीछे की ओर लग रहा है 5 न्यूटन, यानी 180 डिग्री पर लग रहे हैं, तो इनके अंतर के बराबर परिणाम ही आएगा। लेकिन 4 किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर का सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, आप ये पेपर का सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाती है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ। बाकी आप टेंशन नहीं लें, जब भी अपन चैप्टर पढ़ाएंगे इनको और धीरे धीरे करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। थैंक यू।